पंजाब पुलिस के साबका पुलिस अफसर की ज़बानी। मुझे ज़िला मुल्तान के देही थाने बुतला संत में तैनात हुए अभी कोई 2 माह का ही अरसा गुजरा था। इलाके के वाहिद शिफा खाना हैवानात के सरबराह डॉक्टर अशरफ इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज और खुदा तरस इंसान थे। उनका आबाई शहर साहिवाल था, लेकिन मुलाजमत मिलने के बाद गुज़िश्ता 12 साल से बुतला संत में ही क़याम पजीर थे। मैंने बुतला संत के लोगों को हमेशा डॉक्टर अशरफ की तारीफ़ करते सुना। रमज़ान शुरू हो चुका था। अभी मैं सहरी के बाद नमाज की तैयारी में मशगूल था कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। नंबरदार चौधरी बशीर ने घबराहट ज़दा आवाज़ में कहा, मियाँ साहिब, डॉक्टर अशरफ के घर डकैती हुई है और डाकुओं की फायरिंग से डॉक्टर अशरफ खिलजी शदीद ज़ख्मी हो गए। डॉक्टर अशरफ खिलजी साहिब गुज़िश्ता 12 साल से अपनी अहलिया, जो कि खानेवाल के गर्ल्स कॉलेज में फ़िज़िकल एजुकेशन की लेक्चरार थी, के साथ इसी क्वार्टर में रहाइश पजीर थे। उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बावजूद घर वालों के दबाव के दूसरी शादी नहीं की थी। कोई 5 साल कबल डॉक्टर साहब ने अपनी बीवी के इसरार पर बीवी के इकलौते भाई की बेटी को अपने साथ रखा हुआ था। बुशर इंटर की तालबा थी और खानेवाल गर्ल्स कॉलेज में ही ज़ेर तालीम थी। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वक़ुआ के वक्त भतीजी चाय की प्यालियाँ रखकर कमरे की तरफ आ रही थी कि अचानक इसकी चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर डॉक्टर साहब भागकर कमरे से बाहर आए। डॉक्टर के बाहर आते ही भतीजी भागकर कमरे के अंदर चली गई। बकौल अहलिया डॉक्टर अशरफ, 2 मुसल्ला डाकू जिनके चेहरे कपड़ों से ढांपे हुए थे को जैसे ही डॉक्टर साहब ने ललकारा, उन्होंने फायरिंग कर दी और डॉक्टर साहब जैसे ही ज़मीन पर गिरे, वो दरवाजे के रास्ते फरार हो गए। मैं एम्बुलेंस में पिछली तरफ डॉक्टर साहब के स्ट्रेचर के साथ बिल्कुल पास बैठ गया। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या आप डाकुओं को पहचानते हैं? क्या आपको किसी पर शक है? डॉक्टर साहब ने हाथ के इशारे से 2 उंगलियां ऊपर की। इसके साथ ही उनकी सांस उखड़ने लगी। जल्द ही निश्तर अस्पताल के डॉक्टरों ने भी मौत की तस्दीक कर दी। जाए वारदात से मुझे गोलियों के खाली खोल मिले, जो मैंने कब्जे में ले लिए। मैंने डॉक्टर साहब की बेवा के बयान पर दौरान डकैती कत्ल के जुर्म में 396 तज़ीरात पाकिस्तान के तहत FIR दर्ज की। इस वक़ुए में बहुत सी बातें ऐसी थीं जो मुझे हज़म नहीं हो रही थी। अगर मुल्ज़िमान डकैती की नीयत से घर में दाखिल हुए थे तो यह वक्त इंतहाई गैर मौजू था, क्योंकि सहरी के वक्त न सिर्फ डॉक्टर साहब और उनके अहल खाना जाग रहे थे, बल्कि इस वक्त तमाम अहल इलाका जाग रहे होते हैं। मसाजिद और गलियों में चहल पहल होती है। दूसरी मशकूक बात वारदात की इत्तला थी। वारदात की इत्तला बशीर नंबरदार को अहल खाना ने नहीं, बल्कि अब्दुल्ला चौकीदार ने दी थी। अब्दुल्ला चौकीदार के मुताबिक उसने 2 लड़कों को डॉक्टर साहब के घर से बाहर निकलते और मोटरसाइकिल पर सवार होते देखा। जैसे ही चौकीदार अब्दुल्ला ने उन्हें आवाज़ दी तो उन्होंने मोटरसाइकिल भगा दी और खानेवाल रोड की जानिब फरार हो गए। चौकीदार ने जब डॉक्टर साहब के घर के खिले दरवाजे के अंदर झांका तो डॉक्टर साहब दर्द से करा रहे थे और कोई उनके करीब नहीं था। जैसे ही चौकीदार अंदर दाखिल हुआ तो दोनों ख्वातीन ने रोना पीटना शुरू कर दिया। मैंने भी मकतूल डॉक्टर की बेवा और भतीजी से जो सवालात किए, इनमें कुछ तजादात थे। सुबह 4 बजे जब मुबैना डाकू घर में दाखिल हुए और डॉक्टर साहब पर फायरिंग की तो घर वालों ने सबसे पहले किसको इत्तला दी? डॉक्टर साहब की बेवा ने बताया कि उसने फैसलाबाद में फ़ोन करके अपने भाई को बताया, जबकि इसकी भतीजी ने कहा कि फ़ोन डेड हो चुका था। दोनों ख्वातीन को पाबंद किया कि वो मुझे बताए बगैर स्टेशन न छोड़ें। अगली सुबह मुझे इत्तला मिली कि बेवा के भाई ने खोजी कुत्तों के जरिए सुराग लगवाने का फैसला किया है। कुत्तों के जरिए सुराग रसानी के हवाले से माजी में मेरा तजर्बा कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। दोपहर तक डॉक्टर के भाई साहिवाल से बुधला संत पहुंच गए। दोपहर 3 बजे के करीब मुझे मेरे ASI ने इत्तला दी कि सुराग रसा कंपनी ने जाए वकुआ से 2 कुत्ते छोड़े हैं, जो अब्दुल्ला चौकीदार के घर के बाहर जाकर बैठ गए हैं। अभी यह इत्तला मौसूल हुए कोई 10 मिनट बमुश्किल गुजरे होंगे कि मकतूल डॉक्टर की बेवा और डॉक्टर साहब के भाई और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका थाने आ गए। उन्होंने पुरजोर इसरार करना शुरू कर दिया कि खोजी कुत्तों ने सारी वारदात खोल कर रख दी है और हमारे मुल्ज़िमान अब्दुल्ला चौकीदार और उसका 18 साला बेटा अरशद हैं। अब्दुल्ला चौकीदार और उसका बेटा अरशद खुद ब खुद थाने पेश हो गए। अब्दुल्ला चौकीदार गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि असर मुझे और मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब्दुल्ला की बात मेरे दिल को छू रही थी। पुलिस अफसर के काम में छठी हिस्स की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन ये छठी हिस्स भी तरबियत याफ्ता होती है और माजी के तजुर्बात की रोशनी में काम करती है। मैंने अब तक जितनी केसेस में तफ्तीश की थी, जितने मुल्ज़िमान पर केस चलाए थे, तरबियत के दौरान जो कुछ सीखा था
वो सारा डेटा शऊर के साथ लाशूर में भी मौजूद था और छठी हिस्स उन सब से इस्तिफादा करके मुझे बता रही थी कि चौकीदार को केस की तफ्तीश का रुख तब्दील करने के लिए फंसाया जा रहा है। इस दौरान मैंने अफसरान बाला से बात करके दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी इल्तिवा में रखी। इसी दौरान एक और इत्तला मौसूल हुई कि डॉक्टर साहिब की बेवा और उनकी भतीजी मुल्तान से फैसलाबाद जा चुकी हैं। अभी इस वकूए को 2 रोज़ ही गुजरे थे कि डॉक्टर साहिब के घरेलू सामान की मुंतकिली भी शुरू कर दी गई। इस दौरान मुझे अदालत आलिया की जानिब से एक हुक्मनामा भी मौसूल हुआ जिसके तहत दोनों ख़वातीन की पिटीशन पर पुलिस को बिलाजवाज़ हरासा न करने के अहकामात सादिर किए गए थे। इसी असना में मुझे मकतूल के भाइयों ने इत्तला दी कि डॉक्टर साहिब के बैंक अकाउंट को, जिसमें एक खतीर रकम मौजूद है, भाभी ने अपने नाम मुंतकिल करवाने के लिए बैंक में दरख्वास्त दायर कर दी है। ये वो वाक़यात थे जो वाज़े तौर पर तफ्तीश का रुख मुतय्यन कर रहे थे। एक हफ्ते बाद डॉक्टर साहिब के दोनों भाई मेरे पास थाने पहुंचे और रोते हुए कहा कि आपके खदशात दुरुस्त हैं, मेरी भाभी और उसकी भतीजी इस वकूए में मुलव्वस हैं। हमारी भाभी ने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में भाई की बीमा पॉलिसी के हवाले से 1.5 करोड़ रुपए की वसूली के लिए हमें बताए बगैर कलीम जमा करवा दिया है। उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मुकदमे का दावा दायर बनाया जाए। मैंने बेवा को बुलाया और अपने तमाम खदशात सवालात की शक्ल में तहरीरी तौर पर उसके सामने रखे। वो किसी एक सवाल का जवाब भी ना दे सकी और उल्टा अगले रोज़ तब्दीली तफ्तीश की दरख्वास्त दे दी। इस वक्त तक मैंने तमाम शवाहिद की रोशनी में मकतूल के बड़े भाई के बयान पर दोनों ख़वातीन को नामजद मुकदमा कर दिया, जो हर कदम पर मुझे हैरान करती जा रही थी। अब की बार उन्होंने सियासी असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए मुकदमे की तफ्तीश क्राइम ब्रांच मुंतकिल करवा ली और ये केस मुझसे हटवा दिया और केस की फाइल मेरे हाथ से निकल गई। तफ्तीशकार बदल गए, लेकिन जाहिर है कि मैंने केस पर मेहनत की थी, जिसका तमाम रिकॉर्ड बमा शवाहिद फाइल में मौजूद था। क्राइम ब्रांच के तफ्तीशी अफसरान ने जब फाइल देखी तो इस मुकदमे में मेहनत और लगन से की गई तफ्तीश और उठाए गए सवालात ने उन्हें भी मजबूर कर दिया कि वो इन दोनों ख़वातीन को इस कत्ल के मुकदमे में चालान करें। आखिरी इत्तला तक भतीजी डॉक्टर के मुकदमे में चालान होकर जेल में है और अपनी किए की सज़ा भगत रही है, जबकि बेवा जमानत पर रहा हो चुकी है। इस वकूए को 15 बरस गुजर चुके हैं। अदालत में मुताद्दिद पेशियां हो चुकी हैं, लेकिन अब तक केस मेरे उठाए गए सवालात के गिर्द ही घूम रहा है। वो सवालात ये हैं, कत्ल के वक्त दरवाज़ा अंदर से किसने खोला? कत्ल की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को क्यों ना दी गई? अगर डकैती थी तो डाकू साथ कुछ क्यों नहीं लेकर गए? कत्ल सहरी के इंतहाई मसरूफ वक्त में क्यों हुआ? फौरी तौर पर सुराग रसां कुत्ते क्यों मंगवा लिए गए? हिदायत के बावजूद बेवा और भतीजी शहर छोड़कर क्यों चली गई? हरासानी की रट क्यों हासिल की गई, हालांकि किसी ने उन्हें हरासा नहीं किया था? बैंक से रकम निकलवाने की क्या जल्दी थी? बेवा को माली मसला नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो खुद लेक्चरर थी। मरकजी तफ्तीशी अफसर यानी मुझे क्यों तब्दील किया गया? मेरे लिए इत्मीनान की बात यह है कि मुदाइत तब्दील होने के बाइस जिस मकसद के लिए डॉक्टर को रास्ते से हटाया गया वो पूरा ना हो सका और दोनों ख़वातीन कोई भी माली फ़ायदा उठाने से कासिर रहे। मेरे तजुर्बे के मुताबिक कत्ल जैसी संगीन वारदातों में जुर्म का निशान हमेशा नहीं तो 99% केसेस में मुस्तफ़ीद होने वाले की जानिब निकलता है। अगर मेहनत और लगन के साथ जुर्म के पसपर्दा मुहर्रिकात को जानने की कोशिश की जाए तो मुल्ज़िमान तक रसाई की सबील ज़रूर निकलती है। मज़ीद ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा दें।